नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको देश के लोगों का आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस यानी वैचारिक अंधापन दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जो ये तो जानते हैं कि भारत से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अपने पड़ोस में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज आपको यह भी बताएंगे कि बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में जगह देने पर टीम के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार क्यों कहा जा रहा है। इसके बाद नए साल के जश्न में डूबे हुदंगियों के चरित्र का विश्लेषण करेंगे, जिनकी नजर में न तो देश के कानून की कोई कीमत है और न ही सामाजिक दायरे और मर्यादा की। इनके हाथ में बोतल या जाम है, पास में एक 4 पहिए की गाड़ी है और साथ में 4 यार है। बस फिर क्या ये कहीं भी कपड़े उतार कर नाचेंगे, किसी भी सड़क पर हुड़दंग करेंगे, कहीं भी गाड़ी लगाकर अश्लीलता करेंगे? आज आपको ऐसे लोगों का हुड़दंग दिखाएंगे जिन्होंने सभी कायदे कानून और मर्यादा को ताक पर रख दिया। इसके साथ आपको बताएंगे कि इस बार लगभग 5 करोड़ लोग नए साल के मौके पर छुट्टियां मनाने घर से बाहर निकले। आप दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और मुंबई जैसे शहरों की तस्वीरें देखेंगे तो समझ पाएंगे कि न्यू ईयर का जश्न मनाना एक तरह से लोगों की मजबूरी बन गया। सोशल प्रेशर में लोग ये दिखाने लगे कि जश्न मनाने में वो भी किसी से पीछे नहीं है। एक तरफ नशे में लोग कपड़े उतार कर हुड़दंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का एआई टूल ग्रॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों के कपड़े उतार रहा है। तमाम लोग ग्रॉक को बेहद आपत्तिजनक कमांड दे रहे हैं और ग्रॉक इसे नकारने के बजाय इसका पालन कर रहा है और महिला और पुरुषों की अभद्र, अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की अश्लीलता के लिए उचित मानक और मर्यादा कब तय की जाएगी। और अंजना 2.0 आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं हमारे दर्शकों को चीन की रोबोट पुलिस दिखाऊंगी, जहां एक एडवांस रोबोट वहां की पुलिस के साथ गश्त कर रहा है, जिससे यह चर्चा हो रही है कि क्या अब रोबोकॉप का समय आ गया है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक शब्द से करना चाहते हैं और वो है आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसका अर्थ होता है वैचारिक अंधापन, जो लोगों के देखने और समझने की क्षमता को सिलेक्टिव बना देता है। जैसे हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो ये तो जानते हैं कि भारत से 4000 किलोमीटर दूर गाजा में फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों से जब आप बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं तो ये लोग उस पर चुप्पी साध लेते हैं और वैचारिक अंधेपन में इन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं की दर्दनाक पीड़ा दिखाई ही नहीं देती। इस आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस या वैचारिक अंधेपन को आप इन 3 खबरों से भी समझ सकते हैं। इनमें पहली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां एक क्रिकेट खिलाड़ी ने लीग मैच के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया हुआ था। इस खिलाड़ी का नाम फुरकान भट्ट है और ये पुलवामा जिले का रहने वाला है। जम्मू पुलिस ने आज इस खिलाड़ी और इस क्रिकेट लीग के आयोजकों से पूछताछ की है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या फुरकान भट्ट ने किसी इस्लामी संगठन के कहने पर अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे का इस्तेमाल किया था। दूसरी खबर महाराष्ट्र के पालघर से है, जहां एक दुकान में लाउडस्पीकर पर भारत विरोधी गाने बजाए जा रहे थे और इनमें भी एक गाने के बोल थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पुलिस ने खुद पेट्रोलिंग के दौरान इन भारत विरोधी गानों का संज्ञान लिया और इसके बाद 25 वर्षीय आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। और इन दोनों खबरों से आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग मंचों से फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो खाते भारत की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। लेकिन अब आप तीसरी खबर को देखिए, जो उसी वैचारिक अंधेपन का शिकार हुई है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। यह खबर बांग्लादेश से आई है, जहां 31 दिसंबर की रात को कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक अल्पसंख्यक हिंदू पर हमला किया, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इस व्यक्ति का नाम खोकोन चंद्र दास है, जो अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के शरीयतपुर में रहते हैं और आरोप है कि 31 दिसंबर की रात को जब खोकोन चंद्र दास अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी कुछ कट्टरपंथियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद उन पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश हुई। इस वक्त भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तब शरीयतपुर के एक अस्पताल में
हुकुम चंद्र दास जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनकी और उनके जैसे बाकी अल्पसंख्यक हिंदुओं की बात करने वाला न तो बांग्लादेश में कोई है और न ही भारत में। हमारे देश में फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द तो सबको दिखता है। भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जाते हैं। देश भर की मस्जिदों में फिलिस्तीन के मुद्दे पर काली पट्टी पहनकर नमाज भी पढ़ी जाती है और यहां तक कि क्रिकेट खिलाड़ी भी अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाकर उनके मानव अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश और हिंदू लाइव्स मैटर कहने वाला कोई नहीं दिखता। यह स्थिति भी तब है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों और फिलिस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म में जमीन आसमान का अंतर है। फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हमास जैसा आतंकवादी संगठन है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया तब इजराइल ने गाजा पर बमबारी की। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों की धार्मिक नफरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं का न तो छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से कोई संबंध है और न ही बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात से हिंदुओं का कोई लेना देना है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ हिंदू होने के लिए बांग्लादेश में कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है। इसके अलावा फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे युद्ध जैसे हालात जिम्मेदार हैं और इस युद्ध को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद रुकवा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किसी युद्ध की वजह से हमले नहीं हो रहे। बांग्लादेश में तो सांप्रदायिक नफरत में हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस अत्याचार को वैचारिक अंधेपन में नजरअंदाज कर दिया जाता है और कोई इसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 1951 में गाजा की कुल आबादी 1,41,000 थी और वहां 95% से ज्यादा मुसलमान रहते थे। आज भी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज गाजा में 20 लाख लोगों की आबादी रहती है जिनमें 99% से ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप बांग्लादेश को देखिए। 1951 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तब वहां 23% हिंदू रहते थे। इसके बाद वहां हिंदुओं की आबादी तेजी से सिकुड़ती गई और आज बांग्लादेश में 8% से कम हिंदू बचे हैं। हमारे देश की आईपीएल जैसी लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों का रेड कार्पेट वेलकम बांग्लादेशी खिलाड़ियों का किया जाता है। इस बार आईपीएल के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और वो आईपीएल के इतिहास के पहले ऐसे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। इस ऑक्शन के लिए कुछ नेता और धर्मगुरु कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान की आलोचना कर रहे हैं। उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो उस देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में कैसे जगह दे सकते हैं जिस देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही। जैसे बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि शाहरुख खान जैसे लोग देश के गद्दार हैं जो भारत में खाते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीफ करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं और अगर मुस्तफिजुर रहमान भारत आए तो वो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने देंगे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी कहा कि शाहरुख खान का रवैया हमेशा से देश विरोधी रहा है और वो उनके चरित्र को संदिग्ध मानते हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और उनके घर जलाए जा रहे हैं तब ऐसे समय में उसी देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में खिलाना अमानवीय और संवेदनहीन। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने भी कहा है कि जिस देश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है वहां के खिलाड़ियों को बढ़ावा देना गलत संदेश देता है और शाहरुख खान को आज ही मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग शाहरुख खान की आलोचना कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि शाहरुख खान अकेले केकेआर टीम के मालिक नहीं है। केकेआर टीम जिस नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन आती है उसमें शाहरुख खान के साथ अभिनेत्री जूही चावला और उनके पति जय मेहता की भी हिस्सेदारी है। लेकिन इस मामले में निशाना सिर्फ शाहरुख खान को बनाया जा रहा है और इसका एक कारण यह भी है कि शाहरुख खान शायद मुसलमान है। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को तब तक आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हो जाते। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इसके लिए केवल शाहरुख खान को दोषी ठहराना, उन्हें गद्दार कहना सही नहीं हो सकता।
अगर सवाल करना है तो आईपीएल की गवर्निंग बॉडी से करना होगा, बीसीसीआई के शीर्ष नेतृत्व से करना होगा और यह सवाल सरकार से भी पूछना होगा कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है। शाहरुख खान को गद्दार कहने वाले नेता और धर्मगुरु शायद ये नहीं जानते होंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग का संचालन बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था जरूर है, लेकिन यह भारत सरकार की विदेश नीति, गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय के निर्देशों से ऊपर नहीं है। आज भी अगर भारत सरकार किसी देश के खिलाड़ियों को सुरक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय हित के लिए खतरा मानती है तो वो उस देश के खिलाड़ियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा सकती है। और अभी आईपीएल में साल 2009 से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का लगा बैन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां हमारा सवाल यह है कि जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध बीसीसीआई और सरकार को लगाना है तो फिर यहां शाहरुख खान को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? शाहरुख खान ये तय नहीं करते कि किन देशों के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए अनुमति किसको होगी, ये तो बीसीसीआई द्वारा तय किया जाता है। और अगर बीसीसीआई किसी देश के खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं देता तो उस देश के खिलाड़ी ऑक्शन लिस्ट का हिस्सा बन ही नहीं सकते। इस मामले में भी बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत दी, जिसके कारण शाहरुख खान की टीम मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन के दौरान खरीद पाई। बीसीसीआई ही वो संस्था है जो खिलाड़ियों का वेरिफिकेशन करती है, उनके नामों का ऑक्शन पूल बनाती है, एक बेस प्राइस उनके लिए तय करती है और फिर इन खिलाड़ियों से अपने देश के क्रिकेट बोर्ड का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेती है। आईपीएल के ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को अलग अलग टीमों द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार शाहरुख खान का धर्म देखते हुए उन्हें गद्दार घोषित कर देते हैं। और इस दौरान बीसीसीआई से एक बार यह सवाल नहीं पूछा जाता कि उसने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत कैसे दी। यहां एक और बड़ी बात यह है कि केकेआर से पहले मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके की टीम में खेल चुके हैं, लेकिन तब इन टीमों के मालिकों को उस तरह से निशाना नहीं बनाया गया जिस तरह शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है। आज हमें यह भी सोचना होगा कि क्या भारत जो रुख पाकिस्तान को लेकर अपनाता है वही रुख बांग्लादेश को लेकर भी अपनाए। पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है, लेकिन बांग्लादेश को अब तक हमने अपना दुश्मन देश नहीं माना है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों में अब भी इतनी गुंजाइश है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाते हैं, वहां उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं। यह बात सही है कि अभी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो स्थिति है उसे लेकर हमें बांग्लादेश के साथ कठोर होना होगा और इसके कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका जाकर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी नहीं की है। लेकिन कठोर होने के साथ हमें यह भी देखना होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है जिसे दुश्मन मानकर हम उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लें। देश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान? यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रिकेट टीम खरीदिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारतवर्ष के नागरिक हैं, आप कर सकते हैं। भारतवर्ष के नागरिक जो हिंदू निधन करते हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी हैं, जो हैं, ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का जो संबंध रखता है वो देश के गद्दार है। तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने कोई सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश के जिस क्रिकेटर को केकेआर ने अपनी टीम आईपीएल में जगह दी है उसे तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही समय है शाहरुख खान देशभक्ति दिखाने का। यहां हमें इस खबर का दूसरा पहलू भी देखना होगा, जिससे यह समझ आएगा कि ऐसे मामलों में लोग बॉलीवुड पर सिलेक्टिव आउटरीच का आरोप क्यों लगाते हैं और लोगों की असली शिकायत क्या है। 2024 में जब इजरायल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हमले कर रहा था, तब पूरा बॉलीवुड ऑल आइज ऑन राफा का समर्थन कर रहा था। उस वक्त आलिया भट्ट ने
इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में लिखा था कि हर बच्चा प्यार, सुरक्षा, शांति और एक खुशहाल जीवन का हकदार है और वो गाजा में हो रहे हमलों का विरोध करती हैं। करीना कपूर खान ने लिखा था, गाजा में निर्दोष बच्चों की हत्या बंद होनी चाहिए। दिया मिर्जा ने भी ऑल आइज ऑन राफा के ग्लोबल ट्रेंड का समर्थन किया था। उनके अलावा प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका सचदे, तृप्ति डिमरी, समांथा रूथ प्रभु, रकुलप्रीत सिंह, वरुण धवन, रश्मिका मंदाना, नोरा फतेही, जरीन खान, सोनम कपूर, कीर्ति खरबंदा समेत बॉलीवुड के हर छोटे बड़े कलाकार ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर ऑल आइज ऑन राफा की पिक्चर को पोस्ट किया था। और अल जजीरा के मुताबिक पूरी दुनिया में 4 करोड़ 60 लाख बार उस एआई जनरेटेड तस्वीर को शेयर किया गया जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की, एक हफ्ते में 7 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी गई, अलग अलग घटनाओं में 3 हिंदुओं की हत्या हो गई, तब बॉलीवुड के इन्हीं कलाकारों ने ऑल आइज ऑन राफा की तरह ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं लिखा। और ऐसा नहीं है कि भारत के आम लोग इस फर्क को समझते नहीं हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है जहां हर कलाकार के डिजिटल फुटप्रिंट्स सार्वजनिक रूप से मौजूद रहते हैं और लोग खुद देखते हैं कि इन कलाकारों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी और बांग्लादेश के मुद्दे पर ये क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए शाहरुख खान ने 2014 में ट्विटर पर फिलिस्तीन के बच्चों के लिए प्रार्थना की थी और ये लिखा था कि बच्चों की हत्या से कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन आज लोग ये भी देख रहे हैं कि वो बांग्लादेश के मुद्दे पर खामोश है और इसे ही सिलेक्टिव आउटरीच कहा जाता है। जोहरान ममदानी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है, जो दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। इस चिट्ठी में जोहरान ममदानी ने लिखा है कि डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिन्हें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई और हमें तुम्हारी चिंता है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल है और बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी के बाद अमेरिका के 8 सांसद उमर खालिद के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने भारत सरकार से उमर खालिद को जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समय पर उनके मामले की सुनवाई कराने के लिए कहा है। अब जोहरान ममदानी की चिट्ठी और अमेरिकी सांसदों की अपील से यही लगता है कि उमर खालिद के साथ भारत में बहुत नाइंसाफी हो रही है, उन्हें नियमों के खिलाफ जेल में रखा जा रहा है, जबकि ये सच नहीं है। सच यह है कि उमर खालिद 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है और ये वही दंगे हैं जिनमें 53 लोग मारे गए थे। आज जब जोहरान ममदानी जैसे नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का आरोपी बताने के बजाय भारत में राजनीतिक असहमति का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन 53 लोगों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए जो दिल्ली दंगों में मारे गए थे। यह बात सरासर गलत है कि उमर खालिद के मामलों में अदालती सुनवाई को रोका गया है। उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन अदालतों ने लंबी बहस के बाद उनकी नियमित जमानत को बार बार खारिज किया। यहां बड़ी बात यह है कि भारत की न्यायपालिका इतनी मजबूत और स्वतंत्र है कि वो सही और गलत का फैसला कर सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे जोहरान ममदानी राजनीति कर रहे हैं। जोहरान ममदानी खुद को भारतीय मूल का मुस्लिम कहते हैं, लेकिन अलग अलग मौकों पर उन्होंने लगातार भारत विरोधी रुख अपनाया है और वो अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर चुके हैं और इसके खिलाफ उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक रैली निकाली थी। आज हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो उमर खालिद का बचाव करने के लिए जोहरान ममदानी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जोहरान ममदानी की पूरी राजनीति इसी तरह से चलती है। हाल ही में उन्होंने रमजी कासिम को न्यूयॉर्क शहर का चीफ काउंसिल बनाया और ये वही रमजी कासिम है जिन्होंने यमन में हमला करने वाले अल कायदा के एक आतंकवादी का मुकदमा लड़ा था और बाद में इस आतंकवादी को इस हमले के लिए दोषी माना गया था। इसके अलावा जब अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब जांच एजेंसियों ने महमूद खलील को गिरफ्तार किया था और महमूद खलील पर युवाओं को भड़काने के आरोप लगे थे। रमजी कासिम ने इस व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ा था और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो जोहरान ममदानी अलकायदा के लिए मुकदमे लड़ने वाले को अपना चीफ काउंसिल बना सकते हैं, वो अगर उमर खालिद का मुद्दा उठा रहे हैं तो उनकी राजनीति कैसी होगी। वैसे एक दिन पहले जब जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ ली, तब उन्होंने कुरान पर हाथ रखा था और इस पर भी अब काफी विवाद हो रहा है। Good evening, everyone.
and Happy New Year to all of you. And I can please repeat after me and raise your right hand. I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States I will support the Constitution of the United States. अब आपको एथिकल ब्लाइंडनेस के बारे में बताते हैं, जिसमें कुछ लोग अश्लीलता और अराजकता को भी मजा समझने लगते हैं और नैतिक रूप से अंधे हो जाते हैं। अनुमान है कि इस बार पूरे भारत में नए साल के मौके पर लगभग 5 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने के लिए अलग अलग राज्य पहुंचे। इन छुट्टियों में लोगों द्वारा नए साल का उत्सव मनाना, घूमना फिरना, नाचना गाना, सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होना स्वाभाविक है और इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हम। लेकिन जब यही उत्सव हुड़दंग में बदल जाए, फूहड़ता का रूप ले ले, इस उत्सव में अश्लीलता की जाए, बाकी लोगों को तकलीफ दी जाए और इसमें लोगों के चरित्र का खोखलापन भी दिखने लगे, तो ऐसे में सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। आपने ये तो सुना होगा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, लेकिन आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि नए साल के मौके पर भारत के यही युवा जश्न के नाम पर कैसा हुड़दंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा की हैं, जहां कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर नए साल का जश्न मनाया। इनमें भी कुछ लड़के इस गाड़ी के बोनेट और छत पर चढ़कर डांस करने लगे। ये भूल गए कि उत्सव का मतलब अश्लीलता बिल्कुल नहीं होता। उत्सव की अपनी सीमाएं होती हैं और सड़कें किसी नाइट क्लब का डांस फ्लोर नहीं है जहां इस तरह से जश्न के नाम पर फूहड़ता की जाए। स्थानीय पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपियों का 67,000 रुपए का चालान किया है, लेकिन हमें लगता है कि यह मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं है। मामला उस मानसिकता से भी जुड़ा है जिसमें कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मजे के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। आप पहाड़ों से आई कुछ तस्वीरों को भी देखिए, जहां बर्फबारी के दौरान लोगों ने बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर जश्न मनाया और ये समझा कि वो अपनी छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सड़क पर शराब की बोतलें लहराना, टी शर्ट उतार कर डांस करना किसी भी रूप में जश्न नहीं हो सकता। इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि लोगों ने अपने मजे के नाम पर बाकी लोगों को परेशान किया और वो ये भी भूल गए कि नागरिकों के अधिकार बिना जिम्मेदारी के अराजकता का रूप ले लेते हैं। और इसी स्थिति को एथिकल ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जहां लोगों की चेतना सही गलत के प्रति शून्य हो जाती है और नियम कानून लोगों को बेवजह की पाबंदियां लगने लगती हैं। भारत के लोगों और खासकर इन युवाओं को समझना होगा कि उनकी खुशी सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं से ऊपर नहीं है। जिस समाज में मजा नियमों पर भारी पड़ने लगता है, वहां उत्सव नहीं अव्यवस्था जन्म लेती है और जहां अव्यवस्था सामान्य हो जाए, वहां चरित्र खोखला हो जाता है और कोई भी देश अनुशासन से महान बनता है। लेकिन हमारे देश में नए साल पर कुछ लोगों ने वैसी संयम की कमी दिखाई। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए। ये भी अजीब बात है कि इस तरह का हुड़दंग करने वाले लोग ही सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर ये लिखते हैं कि द माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी पहाड़ बुला रहे हैं। वैसे आज हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीरें भारत की साइबर सिटी गुरुग्राम से आई हैं। नए साल के मौके पर गुरुग्राम का हाल ऐसा था कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। इन तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी भीड़ में नए साल का कैसा जश्न मना होगा। लोग इस भीड़ में धक्के खा रहे थे, जबकि कहने के लिए वो नए साल का जश्न मनाने बाहर निकले थे। सवाल यही है कि आखिर अब 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मनाना क्या एक सामाजिक दबाव जैसा बन गया है? आज के दौर में जश्न मनाने से ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखना जरूरी हो गया है। अब खुशी अनुभव नहीं रही, बल्कि ये दूसरों को दिखाने का सार्वजनिक प्रदर्शन बन गई है। ऐसा लगता है कि लोगों पर एक ऐसा सामाजिक दबाव है जिसमें वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने नए साल की रात बाहर निकलकर शोर नहीं मचाया, भीड़ में शामिल नहीं हुए, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं किया, तो वो पीछे रह जाएंगे। ये दबाव लोगों को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तुलना और डर से सड़कों पर ले आता है। नतीजा यह है कि हर शहर में भीड़ बेकाबू है, सड़कें जाम है, पुलिस व्यवस्था पर बोझ है और निजी आनंद सामूहिक अव्यवस्था में बदल जाता है। इस भीड़ को देखकर हम यही कहना चाहते हैं कि यह उत्सव नहीं बल्कि यह प्रतिस्पर्धा, दिखावे की दौड़ है, जहां लोग खुशी खोजने नहीं बल्कि शायद अपनी गैर मौजूदगी को छुपाने निकलते हैं और इसी अंधी होड़ में शहर ठहर जाते हैं। लेकिन विवेक सबसे पहले जाम हो जाता है। देखिए,
आपको ये बताते हैं कि आज साल 2026 के दूसरे दिन भारत को लेकर एक नया शुभ समाचार आया है। अर्नस्ट एंड यंग की नई रिपोर्ट के अनुसार साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। भारतीय रुपयों में देखें तो अभी देश की अर्थव्यवस्था 376 लाख करोड़ रुपए की है, जो साल 2047 तक 2343 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है और इसमें लगभग 6 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी कई गुना वृद्धि होने का अनुमान है। अभी भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,58,000 रुपए है, जो 2047 तक 13,52,000 रुपए हो सकती है। भारत के लोगों की आय बढ़ने से जीवन का स्तर बेहतर होगा, खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने से ज्यादा सेवाएं पैदा होंगी और ज्यादा सेवाएं होने से मध्यम वर्ग का विस्तार होगा। इसी रिपोर्ट में यह भी अनुमान है कि 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था हमसे पीछे हो जाएगी। भारत की इस आर्थिक तरक्की के पीछे कुल 10 बड़े कारण होंगे, जिनमें पहला बड़ा कारण होगा आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, बाजार का विस्तार, निजी निवेश में बढ़ोतरी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति और ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों के भारत आने से हमारी अर्थव्यवस्था विशाल हो जाएगी। दूसरा, सर्विस सेक्टर की ताकत से भी भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भारत दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को सेवाओं को निर्यात करेगा और सर्विस एक्सपोर्ट में हम बॉस बन जाएंगे। तीसरा, भारत का आईटी सेक्टर नए कीर्तिमान रचेगा और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को अपने लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन मानेंगी। चौथा, आने वाले वर्षों में भारत हाई वैल्यू कामों में भी आगे बढ़ेगा, जैसे कंसल्टिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग, एआई और एनालिटिक्स। क्लाउड इंडस्ट्री में भारत टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बन जाएगा और इससे हमारे देश को लेकर दुनिया की धारणा भी बदल जाएगी और इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है। भारत की आर्थिक तरक्की में डिजिटल इंडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी और डिजिटल लेन देन और स्टार्टअप और इनोवेशन में भारत बहुत आगे निकल जाएगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि भारत को उसकी युवा आबादी का भी फायदा होगा और हम क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि इस रिपोर्ट के बीच हमारे सामने एक डिस्क्लेमर भी है और इस डिस्क्लेमर यानी खंडन में यह लिखा है कि जब तक भारत में आम लोगों की जान की कीमत को नहीं समझा जाएगा, तब तक ऐसी आर्थिक तरक्की का कोई फायदा नहीं। आज से 12 साल पहले अमेरिका में एक टीवी शो प्रसारित हुआ था जिसका नाम था अ मिलियन वेज टू डाई इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में मरने के 1 लाख तरीके हैं। लेकिन यह बात मौजूदा भारत पर भी लागू होती है। आज हमारे देश में लोग मिलावटी खाना खाकर भी मर रहे हैं, बस में सफर करते हुए भी मर रहे हैं, स्कूल की छत गिरने से जान जा रही है, अस्पताल में चूहों के काटने से जान जा रही है, कफ सिरप पीने से जान जा रही है, नकली दवाइयां खाने से मर रहे हैं और अब इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर न सिर्फ पिछले 7 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, बल्कि ये उस मध्य प्रदेश में स्थित है जहां आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद सबसे अधिक नदियां मौजूद हैं। इस घटना में भी जिन लोगों की गंदा पानी पीने से मौत हुई, वो पानी नर्मदा नदी की पाइपलाइन से आ रहा था और अब तक की जांच कहती है कि इस पाइपलाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी मिलने से यह गंदा हुआ और इसके कारण इन लोगों की जान चली गई। सोचिए, नर्मदा नदी को हिंदू परंपरा में केवल जलधारा नहीं बल्कि साक्षात देवी और शिव की जीवित शक्ति माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई, इसीलिए उन्हें रुद्रजा और शिव कन्या कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गंगा नदी में पापों के नाश के लिए स्नान करना आवश्यक है, वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा तट पर मृत्यु को मोक्षदायी माना जाता है और इसी कारण नर्मदा परिक्रमा की परंपरा जन्मी, जिसमें नदी को पार किए बिना दोनों किनारों से उसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा के कंकड़ से स्वयंभू शिवलिंग बनने की मान्यता है, जो इसे अन्य सभी नदियों से अलग और विशिष्ट बनाती है। लेकिन इस घटना में नर्मदा नदी के पानी को ड्रेनेज लाइन के पानी से गंदा कर दिया गया और यह भी तब हुआ जब इस गंदे पानी की शिकायत 2 महीने पहले ही थी। लेकिन हमारी व्यवस्था ने आम लोगों की जान की कीमत शायद नहीं समझी और इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर भारत ऐसी व्यवस्था के साथ दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति बनता है
तो ये आर्थिक तरक्की हमारे किसी काम की नहीं होगी। ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश हैं। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है कि किस तरह से पानी जो इतना दूषित है। इसी पानी को आप लोग हाँ डेली पीते हम तो। ये करीबन 3 साल से समस्या है। ये गंदा पानी जो आ रहा है करीबन 3 साल से आ रहा है। कंप्लेन है नगर निगम में, सब जगह आप हर जगह जाएंगे, गलियों में कहीं किसी से पूछेंगे, जो पानी आता शुरू में कम से कम 10 मिनट तो गंदा पानी आप बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं, गंदा पानी बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद उपयोग पीने में लिया जाता है उसको। ये जो गड्ढा है इसको खोदा क्यों जाता है? ये सर, ये जैसे पानी स्टोर करने के लिए कि जैसे जब हमको नल नहीं आए तो हम पानी स्टोर करके रखे और बाद में यूज कर सके। अब आप खुद सोचो, ये देखो, अब ये मेरा स्टोर नहीं है, ये मेरा ये गटर बना हुआ है। अब मैं इस पानी से नहाऊं या खाना बनाऊं या क्या करूं? ये पूरा गटर बन गया है। अब सबके लोगों के घर के बाहर होता है गटर, मेरे घर के अंदर गटर है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि पिया नहीं जा रहा है। नहीं पिया जा रहा पानी। हाँ, घर में लोगों की तबीयत खराब है। हाँ, वो छोरी को डस्ट उल्टी लग गई। प्रॉब्लम आज से नहीं, सुनवाई तो अब हुई, जो ये केस हुए हैं ना तब सबकी आंखें खुली है। बाकी हम 4 साल से परेशान हो रहे हैं। 2 कनेक्शन हो चुके हैं, 2 नर्मदा के 2 कनेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद भी गंदा पानी आ रहा है। कभी अपनी बात कहीं मेयर से या लोकल नेताओं से? कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। अगर होना होता तो इतने समय से हम परेशान हैं, अभी तक तो हो जाना था। किसी भी देश में आम लोगों की मूलभूत जरूरतें होती हैं, साफ पानी, साफ हवा, शुद्ध खाना। लेकिन आज आप देखिए कि इन सब में मिलावट है और हमारी सरकारों ने इन मूलभूत जरूरतों को आपकी जिम्मेदारी बना दिया है। एक जमाना था जब हमारे देश में साफ पानी के लिए विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आम लोगों की यह सोच बना दी गई है कि अगर उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं लगाया है। वाटर प्यूरिफायर की जरूरत पैदा करके सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और अब साफ हवा को लेकर भी यही हो रहा है। आज लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर उन्हें साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा, जबकि साफ हवा की जिम्मेदारी किसकी है? अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। करीब 30 वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल में तबलीगी जमात का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है इज्तिमा 2026। इज्तिमा का अर्थ होता है इस्लामिक जनसभा। यह तबलीगी जमात का हर साल आयोजित होने वाला कार्यक्रम है और इस बार यह इस्लामिक आयोजन पश्चिम बंगाल के हुगली में हो रहा है। 2 से 5 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर और इस्लाम के मानने वाले लोग आए हुए हैं और अनुमान है कि इस वर्ल्ड इज्तिमा में इस बार दुनिया भर के करीब 20 लाख मुसलमान शामिल होंगे। हम आपको इस्लामिक दुनिया के इस विशाल आयोजन से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दादपुर में विश्व इज्तिमा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सिर्फ पश्चिम बंगाल या भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से मुसलमान धर्म के लोग लाखों के तादाद में आ पहुंच रहे हैं। हम इस समय इज्तिमा ग्राउंड के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाखों के तादाद में जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो यहाँ आ पहुंच रहे हैं और धर्म गुरुओं से धर्म की बातें वो सुनना चाहते हैं। यहाँ कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और सही राह पर चलने की हिदायत भी दी जाएगी। वो सुनने के लिए हजारों किलोमीटर की जो फासला है वो तय करके लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये जो इस्लामिक जो ज्ञान है वो सुनने के लिए आया। ये हम लोग सुने हैं जो कुरान का बानी है, थोड़ा हदीस है, यही सुनने का आ रहा है। हम लोग का जो इस्लामिक नीति रिवाज है वो सुनने के लिए आया है। यू रिसर्च का अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी और भारत दुनिया की मुस्लिम आबादी का नेतृत्व करेगा और इन तस्वीरों को आप इसका प्रतीक भी मान सकते हैं।
अब हम एआई के दुरुपयोग की बात करेंगे। सोचा तो यही गया था कि एआई का इस्तेमाल इंसानों की मदद के लिए होगा, ये उनकी मुश्किलों का हल बनेगा, लेकिन एआई अब इंसानों के लिए मुश्किलों की वजह भी बन गया है। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई के चैटबॉट ग्रॉक ने फिर से अपनी हदें पार कर दी। ग्रॉक को जब लाया गया था तब एलॉन मस्क ने दावा किया था कि दुनिया के बाकी एआई की तरह ग्रॉक पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन अब ग्रॉक की ये आजादी स्वच्छंदता बन गई है और खास तौर से महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ा खतरा बन गई है। ग्रॉक को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक्स यूजर्स ग्रॉक के जरिए महिलाओं की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें बना रहे हैं, उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। एक्स यूजर्स अपने हैंडल पर महिलाओं की फोटो टैग करके ग्रॉक को पुट दिस गर्ल इन बिकिनी या रिमूव हर क्लोथ्स जैसे आपत्तिजनक निर्देश दे रहे हैं और ग्रॉक उनके निर्देशों का पालन करते हुए महिलाओं की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें बना रहा है। ग्रॉक महिलाओं की मॉफ्ट और डीप फेक तस्वीरें बनाकर यूजर्स को उपलब्ध करवा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि ग्रॉक बच्चों की तस्वीरों को भी अश्लील बनाकर उपलब्ध करवा रहा है। तस्वीरें बनाने वाले नए फीचर में किसी तरह की पाबंदी या नियम नहीं है। शायद इसी वजह से ग्रॉक महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है जो पूरी तरीके से यौन हिंसा की श्रेणी में आती है। इस नए फीचर की वजह से ग्रॉक को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। भारत समेत कई देशों में ग्रॉक पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। खास तौर से महिलाओं ने ग्रॉक की तस्वीरों को अपनी निजता का हनन माना है। कुछ महिलाओं का कहना है कि उनकी अनुमति के बगैर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रॉक की यह हरकत एक्स पर एक वायरल ट्रेंड बन गई है। इसमें महिलाओं की ही नहीं, दुनिया भर के कई पुरुष सेलिब्रिटी और नेताओं की भी अश्लील तस्वीरें बनाई गई हैं। ग्रॉक की यह हरकत महिलाओं और पुरुषों दोनों की गरिमा और सम्मान के लिए खतरा बन गई है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसकी डीप फेक तस्वीर बनाना कानूनी रूप से गलत है और ग्रॉक द्वारा ऐसा किए जाने से एक्स एआई भी सवालों के घेरे में आती है। वैसे महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने को लेकर ग्रॉक से जब सवाल पूछे गए तो उसने कहा कि शायद एक्स के यूजर्स अपने अनोखे निर्देशों के जरिए उसकी इमेज मेकिंग स्किल की परीक्षा ले रहे हैं। यानी ग्रॉक को लगा कि अश्लील तस्वीरें बनाने के निर्देश देकर उसकी स्किल की परीक्षा ली जा रही है और ग्रॉक का ऐसा सोचना पूरी तरह से उसके डेवलपर की सोच पर निर्भर करता है। मतलब यह है कि ग्रॉक के डेवलपर्स ने एआई की सीमाएं तय करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उसका दुरुपयोग महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाने के लिए भी हो सकता है। ग्रॉक के डेवलपर्स की इस गलती की वजह से ग्रॉक अपने यूजर्स के हर निर्देश को मान रहा है, फिर चाहे वो कितना ही विवादित क्यों न हो। नए फीचर से दुनिया भर में हुए बवाल के बाद एक्स एआई अपनी गलती को सुधारने में जुट गया है। विवाद के बाद हमने ग्रॉक से पूछा था कि वो यूजर्स के कहने पर महिलाओं की अश्लील डीपफेक तस्वीरें क्यों बना रहा है। उसने हमें जवाब दिया कि एक्स एआई को ग्रॉक की काबिलियत के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं और इस पर काम किया जा रहा है ताकि महिलाओं की गरिमा सुरक्षित रहे। बड़ी बड़ी गोष्ठियों में यह कहा जाता है कि एआई का नैतिक इस्तेमाल होना चाहिए जिससे समाज में अच्छे विचार पनपे, न कि अराजकता फैले। लेकिन ग्रॉक ने कई बार नैतिकता की सीमा तोड़ी है। पहले भी कई बार ग्रॉक को लेकर सवाल उठ चुके हैं। 2025 में ग्रॉक ने एक्स यूजर्स के साथ गाली गलौज की थी। वो यूजर्स के सवालों के जवाब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दे रहा था। इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। बाद में एक्स एआई ने इसमें कुछ पाबंदियां लगाई। इसके बाद कुछ यूजर्स ने पाया कि ग्रॉक नस्लवादी टिप्पणियां कर रहा था। कुछ यूजर्स ने नोटिस किया कि ग्रॉक अपने जवाबों में व्हाइट जीनोसाइड और किल द बोर्ड जैसे विवादित मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा था। ये दोनों मुहावरे श्वेत लोगों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जुलाई 2025 में ग्रॉक ने कुछ यूजर्स की पोस्ट पर नाजी शासक हिटलर को महान बताना शुरू कर दिया और यहूदियों के लिए कहा कि वो लोग इंटरनेट पर नफरत फैलाते हैं। इस विवाद के बाद एक्स एआई ने बड़ी मुश्किल से इन सारी पोस्ट को हटाया था। इसके बाद अगस्त में एक्स एआई ने स्पाइस मोड नाम से एक फीचर दिया जिसमें किसी भी की भी एक तस्वीर से वो अश्लील तस्वीरें बना देता था। इस फीचर को लेकर एक्स एआई पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे। पिछले साल ही एक्स एआई ने कंपेनियंस नाम से ग्रॉक के 2 एनिमेशन कैरेक्टर बनाए जिसमें एक कैरेक्टर लड़की थी जिसका नाम था अनी और दूसरी कैरेक्टर एक रेड पांडा था जिसका नाम था बैड रूडी। इन दोनों कैरेक्टर्स को यूजर्स के साथ दोस्ती के लिए तैयार किया गया था, लेकिन
एनी का कैरेक्टर यूजर्स से फ्लर्ट करता था, अश्लील हरकतें करता था, वहीं बैड रूडी यूजर्स के साथ गाली गलौज करता था। जितनी बार भी ग्रॉक के दुरुपयोग से जुड़ी XAI के आपत्तिजनक फीचर की आलोचना हुई है, उतनी बार कंपनी ने यह कहकर खुद का बचाव किया कि AI अभी लर्निंग फेज में है, यानी सीखने के समय काल में। सवाल यह है कि लर्निंग फेज का बहाना बनाकर AI टूल में अमर्यादित विचारों को क्यों डाला गया। हालांकि अब लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने X को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है। दिसंबर की ठंड ने इस बार बहुत परेशान नहीं किया है, लेकिन इस बार की जनवरी कड़ाके की सर्दी लेकर आई है। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसका असर नए साल से शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक हफ्ते में पूरे उत्तर भारत में कोहरे का प्रचंड रूप दिखने वाला है और तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, यानी जनवरी की ठंड का प्रचंड वर्जन लॉन्च होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में घना कोहरा रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निचले इलाकों में हल्की बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली में महसूस किया जाएगा। शीतलहर की शुरुआत होगी और तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। नए साल के पहले दिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ जिलों में बारिश भी हुई है, जिससे गलन वाली ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में तो कई जिलों में ओले पड़े हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तापमान 0 से नीचे है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान 0 से 5 डिग्री तक और पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तापमान 7 से 10 डिग्री तक चल रहा है। अब मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में इन सभी राज्यों में तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दिखेगा। गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। यह बहस एक वीडियो की वजह से है, जिसमें पुलिस एक मशीन के जरिए नागरिकता जांचने का दावा कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई मशीन मौजूद है जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता की पहचान की जा सकती है। पुलिस इस पर सफाई देते हुए सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण की कार्यवाही बता रही है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं सर। गाजियाबाद में कौशाम्बी थाना प्रभारी अजय शर्मा अपने क्षेत्र में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसमें अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान की जा रही थी। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अवैध लोगों की पहचान के लिए एक मशीन होने का दावा कर रहे हैं। मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। एक झुग्गी बस्ती में लोगों की जांच के दौरान अजय शर्मा दबाव बनाने वाले अंदाज में एक मशीन से नागरिकता जांचने की बात कहते हैं और कहते हैं कि ये मशीन आपको बांग्लादेशी बता रही है। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है, जबकि संबंधित व्यक्ति खुद को बिहार के अररिया जिले का निवासी बता रहा है। बिहार, जोकीहाट, अररिया जिला। इस वीडियो को लेकर थाना प्रभारी और गाजियाबाद पुलिस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे दबाव बनाने का तरीका बता रहे हैं। दोनों को आगे। जयपुर के चौमू में प्रशासन ने सड़क पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। कुछ दिन पहले इसी इलाके में सड़क पर अतिक्रमण करके लगी लोहे की रेलिंग हटाने को लेकर तनाव फैल गया था और हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। अब पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। कुछ दिन पहले जयपुर के नजदीक चौमू में मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान कुछ पत्थरबाजों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाके में तनाव फैल गया था। अब वहां बवाल करने वाले आरोपियों के घरों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई उसी इलाके में हो रही है जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हिंसक भीड़ ने पथराव किया था। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जा रही है। प्रशासन ने इमाम चौक जाने वाले रास्ते और पठानों के मोहल्ले में अवैध निर्माणों को तोड़ा और 3 बिल्डिंग को सील कर दिया। पुलिस ने पत्थरबाजों के घरों और अवैध बूचड़खानों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था और नोटिस का समय पूरा होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं और नाविकों के बीच
मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी तस्वीरें शहर की छवि को दाग लगा रही हैं। वीडियो में कई पर्यटक कूदकर भागते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे काशी के गंगा घाट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में नाविकों और पर्यटकों में मारपीट हो रही है। बोट पर बैठे कई पर्यटक कूद कर भाग रहे हैं। कुछ पर्यटक तो पानी में भी कूद गए। एक महिला भी बचकर कूदती नजर आ रही है। यहाँ पे पानी में वीडियो में गाली गलौज भी हो रही है और एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। बोट पर सवार एक लड़की भाग रहे लोगों में लात मारती दिख रही है, जो बाद में एक डंडा भी उठा लेती है और धमकी भरे अंदाज में बात करती है। हालांकि ये विवाद क्यों हुआ और इस घटना में किसका दोष है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस अफरा तफरी और मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बोट से भागते और कूदते समय लोग घायल भी हो सकते थे और इस तरह से मारपीट कैसे की जा सकती है, जहां एक महिला को भी बचने के लिए बोट से कूदना पड़ा। अब आपको चीन का रोबोकॉप दिखाएंगे, जिसे पहचानना मुश्किल है कि वो रोबोट है या असली पुलिस वाला। चीन ने एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट को पुलिस गश्ती दल में शामिल किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। चीन में एक ह्यूमनॉइड रोबोट का वीडियो जबरदस्त चर्चाओं में है, जिसमें ये रोबोट पुलिस के साथ गश्त कर रहा है। ये रोबोट वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ चल रहा है। इस रोबोट की चाल और बनावट एकदम इंसानों जैसी है। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेहरों की पहचान करने, संदिग्ध बैग या वस्तुओं का पता लगाने और आपातकालीन स्थिति में तुरंत मुख्यालय को सूचना भेजने में सक्षम है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि भविष्य में इस तरह से भी पुलिस की व्यवस्था की जा सकती है, जो खतरे का पता लगाने, विस्फोटक को इनएक्टिव करने, निगरानी और गश्त जैसे सेक्टर में कारगर हो सकता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक सोसाइटी में न्यू ईयर का जश्न बवाल में बदल गया। यहां पैसे लेकर एक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था, लेकिन क्षमता से ज्यादा टिकट बेच दिए गए और जब लोगों को घुसने से रोका गया तो हंगामा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में न्यू ईयर की पार्टी में बवाल मच गया। वहां एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी ने नए साल के मौके पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया था, लेकिन क्षमता से अधिक टिकट बेच दिए, जिससे ये मिसमैनेजमेंट हिंसक हो गया और वहां लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने आरोप लगाया कि टिकट होने के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस कॉन्सर्ट के लिए फैमिली से 5,000 और सिंगल पर्सन से 2,000 रुपए लिए गए और ज्यादा टिकट बेच दिए गए, लेकिन वहां दर्शकों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और फिर ये कॉन्सर्ट बवाल में बदल गया। तमाम ऐसे लोग जिनके पास टिकट था वो भी अंदर नहीं घुस पाए और पथराव शुरू हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने भी लोगों पर लाठियां बरसाईं। ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और गजब है इस दुनिया के इंसान, जरा सा काबिल होते ही दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। नमस्कार।